आज का विषय है रीतिकाल और रीतिकाल की पृष्ठभूमि। बीए पार्ट सेकंड के लिए है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसका जो समय है वो संवत 1700 से 1900 तक का माना गया है, अर्थात 1658 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल की कविता जो रीति के आधार पर लिखी गई है, उनके आधार पर ही आगे चल कर के विकसित हुई है, तो इसको रीतिकाल ही नाम दिया गया है। हालांकि रीतिकाल के अर्थ में जो रीति शब्द है वो संस्कृत के काव्य शास्त्रीय जो रीति शब्द है उससे ये भिन्न है। संस्कृत काव्य शास्त्र में जो रीति है शब्द है उसको काव्य की आत्मा मान करके उन्होंने एक तरह से एक अलग प्रकार का ये संप्रदाय है, जिसका प्रतिपादन आचार्य वामन ने अपने काव्यालंकार सूत्र में किया है और उन्होंने कहा रीतिरात्मा कावश्य। लेकिन हिंदी में जो रीति शब्द का प्रयोग काव्य प्रणाली के रूप में हुआ है, जिसके अनुसार जो रीति का अर्थ है वो है कि ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, ध्वनि, गुण, नायिका भेद, छंद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर रचा गया हो और काव्य लक्षणों के आधार पर जो काव्य लिखा गया है या काव्य लिखने की जो पद्धति रही है वो पद्धति ही रीतिकाल में एक तरह से रीति के नाम से प्रसिद्ध हुई है और उसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है रीतिकाल। और इस काल में हिंदी के जो लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परंपरा आरंभ हुई है और उस परंपरा को ही यहाँ पर रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। भक्ति काल में हिंदी कविता ने श्रेष्ठता के जिन शिखरों को एक तरह से छुआ है, स्पर्श किया है, उसके बाद साहित्य में लक्षण ग्रंथों का आना एक प्रकार से स्वाभाविक था। तो जो काव्य लक्षणों की रचना रीतिकाल में हुई है उस रीति परंपरा को यहाँ पर भाषा, भाव और शैली इन तीनों ही रूपों में निखारा गया है और यही रीतिकाल के प्राण तत्व हैं। देखना हमें यह है कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि क्या रही है। आज का जो विषय है वो भी यही है कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही है। तो देखो, भक्ति काल के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लक्षण ग्रंथ आए वो एक नई प्रवृत्ति है और भक्ति साहित्य में जहाँ पारलौकिक सुखों और निवृत्ति मार्ग का अनुमोदन है, वहीं रीतिकाल में ऐहिक सुखों की खोज, पांडित्य प्रदर्शन, विलास भावना आदि जो तत्व हैं वो तत्व ही कवियों के लिए एक तरह से प्रमुख तत्व हो गए। और इस युग की कविता रीतिबद्ध या यूँ कह सकते हैं कि रीति परंपरा के अनुसार रची गई। इस बात को हम रीतिकालीन में जो प्रसिद्ध उक्ति है उससे समझ सकते हैं कि सेज है, सुराई है, सुरा और प्याला है, सुबाला है, दुशाला है, विशाल चित्रशाला है। तो इस प्रकार है जो रीतिकालीन जो काव्य परंपरा है उसमें पांडित्य प्रदर्शन और लक्षण ग्रंथों
की रचनाओं का एक तरह से प्रारंभ हुआ। अब यदि हम टॉपिक वाइज इसकी अलग अलग बात करें तो राजनीतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार थी। बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उनके बाद में अकबर ने उदार नीति को अपनाते हुए पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया। फिर इनके बाद में जहांगीर ने अकबर द्वारा जुटाई जो सुख सामग्रियां थी उनका खुलकर के उपयोग किया और सुरा और सुंदरी को ही उन्होंने महत्व दिया। वही उनके एक तरह से सहयोगी थे, प्रिय थे। और इनके बाद में जहांगीर का जो शासन था उसके बारे में लोगों का कहना है कि एक बोतल शराब हो और एक शेर कबाब हो, नूरे जहाँ की सल्तनत फिर खैर हो या खराब हो। तो इस प्रकार जहांगीर भी सुरा और सुंदरी में डूबे रहे, लेकिन हिंदू और मुसलमान सरदारों की देखरेख में जहांगीर का शासन चलता रहा। जीवन में उन्मुक्त विलास और सुख भोग का जहांगीर के समय में बहुत एक तरह से प्रसार हुआ। जहांगीर के बाद शाहजहाँ ने मुग़ल साम्राज्य की बागडोर संभाली। शाहजहाँ स्वभाव से बहुत कलाप्रिय था। उसके शासन की जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं वो एक तो है अलंकरण और दूसरा है प्रदर्शन। सुरा, सुंदरी और कला की उपासना शाहजहाँ की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इसका प्रभाव स्वाभाविक था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ना ही था। तो भोग विलास तत्कालीन भारतीय जीवन का, या यूँ कह सकते हैं कि राज दरबार का केंद्रीय आधार बन गई। शाहजहाँ का ही प्रभाव था कि हिंदी के कवि श्रृंगार और विलास की कविताओं में लीन हो गए, जो कि उनको मुग़ल कालीन जो उर्दू शायर थे उनसे एक तरह से बराबरी करनी थी, टक्कर लेनी थी, अपने वजूद को कायम रखना था। इसलिए हिंदी के कवि भी श्रृंगार और विलास में तल्लीन हो गए। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब की कट्टरता और धर्मांधता ने विलासिता पर अंकुश लगाया और हिंदी विरोधी नीतियों को एक तरह से जीवन से उसको बाहर निकाला। औरंगजेब के उत्तराधिकारी शासन चलाने के योग्य नहीं थे और वो भी विलास और भोग को एक तरह से छोड़ नहीं पाए, उसी में डूबे रहे। जब केंद्रीय सत्ता ही भोग और विलास में डूबी हुई थी तो फिर हम समझ सकते हैं कि देसी राजाओं की जीवन शैली पर इसका प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक था। छोटे छोटे सामंत विलासिता में डूब गए और उन सामंतों के आश्रय में रहने वाले कवि उनको उनके मनोरंजन के लिए जो उन्होंने काव्य लिखा या जो कविताएं रची, वो कविताएं श्रृंगार और विलास के ऊपर एक तरह से केंद्रित हो गई। यदि हम सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कार्ल मार्क्स का कथन है कि शासन की विचारधारा ही जनता की विचारधारा होती है। तो जब इस तरह का युग था, श्रृंगारिकता का, मनोरंजन, विलासिता, सुरा, सुंदरी, तो फिर दरबारी और अश्लील रुचि ने तत्कालीन समाज को अश्लीलता का उपासक बना दिया। औरंगजेब की नीतियों के कारण हिंदू समाज भयभीत हुआ। बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियां हिंदू समाज में जड़ जमाने लगी और इस युग में स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाने लगा। मुगल दरबारों में सुंदरी दासियों के बाजार लगने लगे। हम समझ सकते हैं कि इस तरह के वातावरण को रीतिकाल ने जब देखा, रीतिकाल के कवियों ने जब देखा, तो उस समय
निश्चित रूप से जो नारी का एक मानसल चित्र उस युग के कवियों ने पेश किया। और यदि हम इसी के साथ धार्मिक पृष्ठभूमि की बात करें तो धर्म के नाम पर पंडित, मुल्ला, मौलवी, पीर, मुर्शीद इनकी जो वाणी थी वो श्रृंगारिकता में डूब गई। हिंदू और इस्लाम धर्म हरम यामा बनकर एक दूसरे के साथ हो गए और इन्होंने सुरा और सुंदरी को एक कर दिया। भक्ति के केंद्र मंदिर भी महंतों और देवदासियों की कामुकता और भोग के केंद्र बन गए। अब जो अंतिम बिंदु है वो है साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में वही रचा जाएगा जो समाज में उस समय चल रहा होगा। स्वाभाविक रूप से अरबी और फारसी की कविता हुस्न और हिस्क की कविता बन गई। उसके उपास्य शीशा में और पैमाने हैं। इसका प्रभाव हिंदी कवियों पर भी पड़ा और उन्होंने भी श्रृंगार और कामुकता भरे वर्णन इसमें लिखने शुरू कर दिए। और रीतिकालीन कविता का कोई लक्ष्य उदात्त मूल्य नहीं था, बल्कि वो विलासी मुग़ल दरबारों को एक तरह से प्रसन्न करने का इनका एक प्रयास रहा। तो इस प्रकार है जो रीति काल की जो पृष्ठभूमि है उसके ऊपर है जो डॉक्टर सावित्री सिन्हा ने एक कथन बहुत सटीक लिखा है कि स्वार्थ परायण राजनीतिक व्यवस्था, सामंती वातावरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण और सामाजिक अव्यवस्था, विलास मूलक वैभवजन्य प्रदर्शन, अलंकरण प्रवृत्ति का तत्कालीन साहित्य एवं विविध ललित कलाओं की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा।